हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके समक्ष डिस्कशन वर्णन करने जा रहा हूं, ये हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 को पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 को पढ़ेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में आपको मैं संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दी गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अगर मेरा नया YouTube चैनल उदय सर GSN इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जो भी वीडियो मैं बनाकर अपलोड करूं तो आप तक जरूर से जरूर पहुंचेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखकर एंजॉय कर रहे हैं, ज्ञान की बातें हो रही है और आप ज्ञान लें। ज्ञान लेना बहुत बड़ी चीजें हैं। ज्ञान लेना किसी भी उम्र के लिए ये नहीं होती है। हर एक उम्र के लोग स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका संस्कृति तथा शिक्षा और संवैधानिक उपचार का जो टॉपिक है कि हर एक भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कहता है भारतीय संविधान में शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार हमें प्रदान की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में हमें शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार प्राप्त है। संस्कृति का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, संस्कृति का अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 29 और 30 को जब हम स्टडी करेंगे तो भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में उनको अधिकार मिला है। वो अपने हिसाब से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी भाषा, अपने लिपि और संस्कृति को वो बनाए रख सकते हैं दोस्तों। तो इस पॉइंट में भारतीय संविधान में हमें शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार प्राप्त है, जो आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं आर्टिकल 29। ठीक है, अनुच्छेद 1 पॉइंट में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले अनुच्छेद 29। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई भी भाग में निवास कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि और अपने भाषा को जीवित रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवित रख सकते हैं। तो 29 में कहेंगे कि भारत के सभी नागरिकों को अपने एक विशिष्ट लिपि होती है, भाषा होती है, संस्कृति होती है। ठीक है, तो नागरिकों का अपना विशिष्ट उनका भाषा होगा, उनका लिपि होगा
एवं संस्कृति होगी, संस्कृति होगी। ठीक है, ये भारत में कहीं भी कोई भी भाग में वो निवास कर रहे हो, भारत के कोई भी भाग में वो निवास कर रहे हैं, भारत के भीतर कोई भी स्थान पर, कोई भी स्थान पर निवास कर रहा है, निवास कर रहे हैं। तो कहता है भारतीय संविधान के 29वें आर्टिकल में ये लिखा गया है, भारत का कोई भी नागरिक हो, कोई भी स्थान पर वो निवास कर रहे हैं, तो उनका अपना एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा और उनका लिपि होगा। चाहे वो कोई भी वर्ग से आते हो, चाहे वह कोई भी वर्ग से आता है, तो उसको बनाए रखने के लिए उनके पास आर्टिकल 29 है, जो राज्य द्वारा जो भी वित्तीय सहायता उनको मिलेगी, वो उसको सहायता उनके भाषा, लिंग और भाषा के आधार पर, या तो उसके लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर उसे भेदभाव या वंचित नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 29 में हमारे जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक को कोई भी स्थान पर वो निवास कर रहे हो, तो उनका अपना विशिष्ट भाषा रहेगी, ठीक है, भाषा रहेगी, लिपि रहेगी और संस्कृति रहेगी। और इस संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के संविधान ने उनको अधिकार प्रदान किया है। इसके बावजूद ये भी कहा गया है कि अगर इस लिपि, भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके पास अधिकार है, और राज्य सरकार या भारत सरकार इसको किसी भी हालत में वित्तीय सहायता जो उनको मिलेगी, वो किसी भी हालत में भाषा, लिपि एवं संस्कृति के आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता है, ये आर्टिकल 29 में लिखी गई है, आर्टिकल 29 में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसको बढ़िया तरीके से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मानव जीवन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 में देखता है कि आप अनुच्छेद देखेंगे, जब आप अनुच्छेद 30 को देखेंगे, अनुच्छेद 30 को जब आप देखते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी इंसान धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करना, उसको संचालन करने का अधिकार है। कहता है धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक को अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो कहता है कि भारत का कोई भी अल्पसंख्यक लोग हो, अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, उसे संचालन कर सकता है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 30 में के अंतर्गत आपको दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी इसमें भी यही कहती है कि इसमें भी आपको किसी भी प्रकार के अगर राज्य सरकार द्वारा कुछ भी अगर सहायता मिलती है तो आप इस भाषा धर्म के आधार पर हम उसे वंचित नहीं कर सकते हैं, उनका जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिलता ही
रहेगा, मिलते ही रहेगा। तो आर्टिकल 21 में आपका ये था कि प्रत्येक नागरिक कोई भी जगह पे वो निवास कर रहे हो तो उनका विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रहेगी, और उस लिपि संस्कृति को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके पास अधिकार है। ठीक है, कोई भी इंसान को भाषा या संस्कृति या लिपि के आधार पर हम शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं करने देंगे, ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। आर्टिकल 21 में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 30 में ये कही गई है कि अगर कोई धर्म या भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कोई भाषा को या धर्म को कोई कम मानने वाले लोग हैं, उनका जनसंख्या कम है, तो उनके लिए भी प्रावधान है कि वो अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षण संस्थान वो स्थापित कर सकते हैं और उस शिक्षण संस्थान को संचालित कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से जो भी वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से जो मिलेगी वो भाषा और संस्कृति और लिपि के आधार पर हम उसे, धर्म के आधार पर हम उसे वंचित नहीं कर सकेंगे। ये आर्टिकल 30 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में ऑलरेडी ये भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है ये अधिकार। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। एक पॉइंट और आपको जानना है, ठीक है, एक पॉइंट और आपको जानना है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया था कि भारतीय मौलिक अधिकार में जो 7वें स्थान पर मौलिक अधिकार दिया गया था वो था संपत्ति के अधिकार, ये था संपत्ति के अधिकार। लेकिन जब 1978 में 44वें संशोधन की गई, इसके कारण संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो कहता है इसको भी जानना जरूरी है कि आपको अगर पूछेगा संपत्ति का अधिकार कौन सी आर्टिकल में दिया गया था या दिया गया है, और ये अधिकार अभी मूल रूप से क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इसमें डाला हुआ था। लेकिन ये संपत्ति के अधिकार जो है मौलिक अधिकार से बाहर कब किया गया, ये जब 1978 में 44वें संशोधन हुआ, 1978 में 44वें संशोधन हुआ तब गहरा यानी कि बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद वहां के जो बुद्धिजीवियों ने इसको मौलिक अधिकार से संशोधन हुआ, तो संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये संपत्ति का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 31 में दी हुई है या दी हुई थी, तो मौलिक अधिकार उस समय थी जब वो बनाया गया, जब मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जब लिया गया, ठीक है, तो उसमें कहा गया कि ये संपत्ति का अधिकार भी हमारे पास रहेगा। लेकिन जब 1978 में 44वें संशोधन की गई, तो मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर रख दिया गया, बाहर कर दिया गया, या विधि शासन के रूप में बनाया गया। तो ये आपका क्या था, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार के बारे में हमने आपको चर्चा किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके बिना सारा अधिकार
इसके बिना सारा अधिकार कहीं ना कहीं वो असफल होता, अगर ये अगर नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो छठवां जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो छठा स्थान में हमारे जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिया गया है उसका अंतिम अधिकार है। और ये अधिकार को जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद देखना पड़ेगा 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को देखना पड़ेगा। इसमें ये कहा जाता है कि ये जो संविधान में मौलिक अधिकार, जो संवैधानिक मौलिक अधिकार दिया है, ठीक है, अगर ये नहीं होता, अगर जितना भी अधिकार दिया गया, 6 अधिकार 5 अधिकार दिए हुए हैं, अगर इनमें से संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं होता तो कहीं न कहीं इसका मीनिंग निरर्थक होता, ये असफल रहता। ठीक है, कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि अगर यह अधिकार नहीं होता तो सारे जितना भी अधिकार है सारा निरर्थक हो जाता। तो सारे अधिकार क्या होता? निरर्थक होता। ठीक है, तो अगर ये अधिकार नहीं होता, संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं होता, तो जितना भी अधिकार हमें प्राप्त हुई है वो निरर्थक साबित होता है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार उन सारे अधिकारों को रक्षा करता है, लागू कराता है। ठीक है, और उसे अगर ये कोई भी इंसान अगर ये संवैधानिक उपचार को खिलाफ जाते हैं तो बहुत सारे दिक्कत होती है, और इस दिक्कत के तहत हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो कहता है कि अनुच्छेद 32 को जब देखेंगे तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो सारे अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है, एक सुरक्षा कवच है। अगर ये नहीं होती तो कहीं न कहीं जितना भी अधिकार दिया गया है सारे अधिकार किसी न किसी प्रकार से वो असफल होता। इसलिए दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार जो हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार जो 32 में दी गई है, ये सारे अधिकारों से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मैंने ये बताया कि अगर ये अधिकार नहीं होता तो कहीं ना कहीं जितना भी अधिकार दी गई है वो अधिकार किसी न किसी रूप से असफल होता। इसलिए ये बहुत बड़ा पॉइंटेड है और इस पॉइंटेड को आपको समझना होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट में वीडियो के फर्स्ट में हमने 6 अधिकारों में से पहले समानता का अधिकार बताया, जो आपका आर्टिकल फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहला अधिकार क्या था? समानता का अधिकार था, और समानता का अधिकार आपको आर्टिकल 14 से 18 तक में मिलता है। दूसरा स्थान में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कब कितना में दिया गया है? स्वतंत्रता अधिकार आपका 19 से 22 आर्टिकल में दिया गया है। इसके बाद आपका दिया गया था शोषण के विरोध अधिकार। तो शोषण के विरोध अधिकार आप देखेंगे तो 23 से 24 आर्टिकल में दी गई है। और चौथा अवस्था में आपका था धर्म का अधिकार। तो धर्म का अधिकार हमें दी गई है कौन से आर्टिकल में? यह आर्टिकल दी गई है 25 से 28 आर्टिकल में दी गई है दोस्तों। और अगर आज मैंने आपको जो बताया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, वो आपका 29 और 30 आर्टिकल में दी गई है, आज हमने बताया। और आप संवैधानिक अधिकार उपचार अधिकार देखेंगे तो आपका 30 आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंटेड है, ये जो पॉइंटेड हमने ये कहा, ये अगर आप स्टडी
एग्जाम के लिए कर रहे हो या नॉलेज को कर रहे हो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो हर हालत में किसी ना किसी रूप से हम लोगों को तकलीफ होगी। इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से ये 6 अधिकारों को जानिए, समझिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि उस बेल आइकन के जरिए ही हम आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगी। तो मैं आज छोटी सी टॉपिक लेकर मैं समाप्त करता हूं। आपको फिर से धन्यवाद देता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।